everyone, this is me Khyati Maheshwari and you are watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं जो कि मैंने आपको दिया था डे 2 एंड डे 3 का टारगेट, दैट इज़ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं CA फाइनल लॉ इन 1 मंथ प्लानर, ये मैंने बनाया है। इसकी पूरी ई बुक मैं जल्दी ही रिलीज़ करने वाली हूँ और मैंने आपको कुछ इस टाइप के प्लानर्स भी दिए थे कि अपने को अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है। ये सब हमने शेयर कर रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो जाइए और जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये है अपना एक चेकलिस्ट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की, और मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके से अपन लोग मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, या फिर अपने को किस टाइप से इसको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपने को पढ़ना चाहिए सेक्शन 149, ये एक बड़ा सारा सेक्शन है। ओके, उसके बाद में हमको एक बंच बनाना चाहिए सेक्शन 150, 151, 152, सेक्शन 153 एंड देन 159 तक डिन का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में अपने को करना है सेक्शन 160 टू 163। एम मतलब है मिसलीनियस प्रोविजंस। अब मिसलीनियस प्रोविजंस को एकदम ऐसे इग्नोर मत कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, चैप्टर नंबर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद में है अपना सेक्शन 164 जो कि डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सब सेक्शन 1 एंड देन सब सेक्शन 2। मैं अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करने वाली हूँ इसको, अच्छी तरीके से कॉपी वाली ही अपनी सुपरफास्ट रिवीजन होने वाली है। एक बार मैं ओवरव्यू देने के लिए आपको ये चार्ट्स वगैरह दिखा रही हूँ। ओके, उसके बाद में अपने को करना है सेक्शन 165 एंड देन 166 एंड देन 167 दैट इज़ वैकेशन, 168 दैट इज़ रेजिग्नेशन, आई थिंक रजिस्ट्रेशन लिख दिया मैंने, दैट इज़ रेजिग्नेशन, एंड देन 169 दैट इज़ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, एंड देन 170 टू 172 तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल एंड मिसलीनियस प्रोविजंस ही कह सकते हैं इसको तो 2 मिनट में ऐसे ही कर लेंगे अपन। तो अगर आपको चाहिए हमारी ई बुक ऑफ दिस चेक बुक्स एंड दिस टाइप ऑफ प्लानर्स, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे ऑफकोर्स बता सकते हैं। ओके, सो अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपने सुपरफास्ट रिवीजन पर। Okay, so let's go and start our super fast revision summary of chapter 11, that is the अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सो इसे जल्दी से अपन करने वाले हैं। किस तरीके से करने वाले हो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और इससे पहले भी मैंने कवर कर दिया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी आवर फर्दर टाइम। BOD अपन ने सेक्शन 149 से स्टार्ट करते हैं और ये दे रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन लोग अपॉइंट होंगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर खाली इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा कि पब्लिक, प्राइवेट एंड OPC के अंदर 3, 2 और 1 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, लेकिन इसको अपन और बढ़ा सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, उसके बाद में अपन ने पढ़ा वुमेन डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ को ही अपॉइंट करना पड़ता है। कौन सी कंपनी? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका की टर्नओवर अगर 300 करोड़ से ज़्यादा है या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, उसके बाद में अपन ने पढ़ा रेजिडेंट डायरेक्टर। अब अगर आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके लिए मैंने ये पूरा जो चैप्टर है उसको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट के अंदर हर एक सेक्शन को अच्छी तरीके से डिफाइन करके पूरी लिंक बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफकोर्स प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद में ही जाके जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट रिविजन है ताकि आपको सारे प्रोविजंस जो है वो क्लिकअप होते जाए माइंड के अंदर। ओके, और जल्दी से आपका पूरा टाइम में रिवाइज हो जाए। प्लस अगर आप इसको 2 की स्पीड में देखेंगे तो और भी जल्दी इसको रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो रेजिडेंट डायरेक्टर ऑल कंपनीज़ को अपॉइंट करना ज़रूरी है। 182 डेज़ के अंदर होना चाहिए उस पर्सन को, तभी वो कहलाता है रेजिडेंट, और वो होना चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कैलेंडर ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर से रिप्लेस हो गया है, अमेंड हो गया है। हाँ, इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ कोर्स आपको देती जाऊँगी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो होगा बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट की स्पीड के अंदर।
ओके, देन आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 कहता है कि किस किस लोगों को अपॉइंट करना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो एवरी पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए एंड एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उनको। अब ये देखने वाली बात है, बोरोइंग जो है उसके अंदर लिख रखा है एक्सीडिंग, बाकी सबको कह रखा है इक्वल टू और मोर, नहीं एक्सीडिंग इक्वल टू और मोर एंड इक्वल टू और मोर। ओके, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद में अपन ने दे रखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं जो कि दे रखा है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। अब वो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप हमारी सेक्शन 149 की वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी भी हूँ। कब कब देनी होती है? जब वो पहली बार अपॉइंट होता है तब, जब BOD की पहली मीटिंग होती है हर फाइनेंशियल ईयर में, तब उसको एक बार वापस से बताना होता है कि हाँ मैं अभी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ 149 सबसेक्शन 6 वाला। या फिर कभी भी कोई भी चेंजेस आते हैं उसकी क्राइटेरिया के अंदर तो उसको उस सर्कमस्टांसेस को डिफाइन करना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने होते हैं और हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर होता है 2 टर्म्स ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स। जब वो दूसरी बार अपॉइंट होगा तो पास करना होगा SR, अगर दूसरी टर्म के अंदर उसका रिमूवल होना है तो भी पास होना होगा SR। और दो टर्म्स के बाद में अब ज़रूरी नहीं है ये मैक्सिमम ईयर है 5 ईयर्स, हो सकता है कि 2 टर्म्स आपके 3 ईयर्स के हों, 2 टर्म्स आपके 1 ईयर्स के हों, लेकिन 2 टर्म्स को ही माना जाएगा और वो 2 टर्म्स मैक्सिमम 5 ईयर्स के हो सकते हैं। और उसके बाद में आपको कूलिंग पीरियड देना ही देना पड़ेगा 3 ईयर्स का। ओके, कूलिंग पीरियड देना ही देना होगा 3 ईयर्स का। उसके बाद में आप वापस से इसी तरीके से रीअपॉइंट हो सकते हैं। ओके, आप मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, उसके बाद में अपन ने पढ़ा सेक्शन 150 के अंदर क्या दे रखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने को कहाँ से मिलेगा। इस तरीके का क्योंकि खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, कहाँ से मिलेगा। तो फिर लोगों ने बोला कि हम एक डाटा बैंक बनाते हैं, कोई भी बॉडी इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन एक डाटा बैंक बनाएगा और ये होगा एक्सपर्ट इन मेंटेनेंस ऑफ द डाटा बैंक। और CG इस बॉडी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को नोटिफाई करके बोलेगा कि ये बॉडी इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन आपको एक डाटा बैंक बना के देगा एक वेबसाइट के थ्रू, और इसके अंदर नेम, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह दे रखी होगी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है वहाँ पे अपना नाम भर्ती करा सकता है। ओके, और उसके अंदर से लिस्ट के अंदर से कंपनीज देख लेगी भाई हमें कौन सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। लेकिन ये बोल रखा है कि कंपनी को देना होगा ड्यू डिलिजेंस। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो मेंशन हो उस डायरेक्टर ने मेंशन करी हो वैसा नहीं हो, तो आपको देना होगा कंपनी ड्यू डिलिजेंस सिलेक्शन से पहले कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। प्लस OR इन जनरल मीटिंग होना चाहिए वाइल अपॉइंटिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद में चलते हैं कि ना सेक्शन 151 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा। सेक्शन 151 है अपॉइंटिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के अंदर जाएंगे 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, और वो क्या क्या लेकर जाएंगे, नाम लेकर जाएंगे किसी भी पर्सन का और बोलेंगे कि हमें इसे अपॉइंट करना है एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। और उसके पास में क्या क्या है, उसकी डिन है, उसका कंसेंट है कि वो बनना चाहता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, प्लस वो नॉन डिस्क्वालीफाइड है वो पर्सन। ओके, और ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे, कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे, तो होने चाहिए मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल या फिर 1000 विच एवर इज लेस। ओके, अभी जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो अपॉइंट होगा खाली 3 ईयर्स के लिए, कोई कूलिंग पीरियड नहीं, कुछ नहीं, बस आप 3 साल के लिए एक बार ही किसी एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो सकते हो। प्लस आप मैक्सिमम 2 कंपनीज़ के अंदर एक साथ डायरेक्टर हो सकते हो, मतलब कि आप हो मिस्टर X, आप हो 2 कंपनीज़ के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 3 ईयर्स की अपॉइंटमेंट के साथ में। ओके, तो आप एक साथ में 2 कंपनीज़ के स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो और दोबारा से उस कंपनी से आपका कभी भी कोई भी एसोसिएशन नहीं रहेगा दोबारा से। ठीक है, तभी तो आएगी ना ट्रांसपेरेंसी। अब आएगा 152, तो ये डेन और रोटेशनल डायरेक्टर के ऊपर है। अगर मैं इसको इतनी ज़्यादा फास्ट के अंदर, इतनी फास्ट रिवीजन के अंदर कवर अप कराऊंगी तो मैं बोल रही हूँ कि ना मैं इस टॉपिक को इतना अच्छा जस्टिस नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि देखो इसके अंदर टाइम लगता है, इस वाली चीज़ को समझने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कवर नहीं करा रखा। तो अगर आप हमारा 152 वाला सेक्शन वाला वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लेलिस्ट के अंदर आप उसे ढूंढ सकते हैं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ फिर मैं देखूँगी कि इस वीडियो का कितना ज़्यादा
टाइम बनता है, और अगर टाइम अपने पास में बचेगा तो मैं इसको लास्ट में कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 153 to 159 अपने को पढ़ना है, तो ये अपने को बताता है डिन के बारे में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। इसको अपन कवर अप करने वाले हैं इस चार्ट के थ्रू। तो आप देखिए, एक पार्टी है आरओसी, दूसरी पार्टी है डायरेक्टर, एंड तीसरी पार्टी है अपनी कंपनी। ओके, सो सबसे पहले डायरेक्टर एक एप्लीकेशन देगा सेक्शन 153 के अंदर कि भाई हमें चाहिए डिन। उसके बाद में 1 मंथ के अंदर जो आरओसी है वो 154 के अंदर आपको अलॉट कर देगी डिन 1 मंथ के अंदर। उसके बाद में आरओसी बोलेगी कि आपने एक बार डिन ले लिया है, दोबारा से आपको डिन नहीं मिलेगा। 155 सेक्शन के अंदर 153, 154, 155 एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट लो, दोबारा से नहीं मिलेगा। कंपनी को अब डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी को दे देगा, इंटीमेट कर देगा कि भाई मेरे पास में आ गया है डिन 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ। ओके, उसके बाद में कंपनी जो है वो आरओसी को इंटीमेट करेगी कि देखो हमारे डायरेक्टर के पास में क्या आ गया है, डिन आ गया है 15 डेज़ के अंदर। ओके, 1 मंथ 15 डेज़ के अंदर 157। उसके बाद में फर्निश, अगर कंपनी को कोई भी चीज़ को फर्निश करना है तो उसके अंदर उसको मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे डायरेक्टर का क्या डिन है। ओके, एंड 159 सबसे लास्ट वाला सेक्शन, उसके अंदर क्या होगा, एक प्रोहिबिशन होगा कि अगर आपने 1 मंथ के अंदर डायरेक्टर इंटीमेट नहीं करा है, या फिर आपने दोबारा से अलॉटमेंट कर दिया है डिन के लिए जबकि आरओसी ने आपको मना किया था, तो आपको क्या है, एक पनिशमेंट भरना पड़ेगा 50,000 प्लस 500 फॉर ईच डे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 153, 154, 155 दोबारा मत आना, 156 इंटीमेशन, 157 आरओसी को इन्फॉर्मेशन, 158 फर्निश करो कोई भी डॉक्यूमेंट तो डाल देना डिन, और 159 प्रोहिबिशन। ओके, 1 मंथ 15 डेज। ओके, इसके कारण देखो कितनी जल्दी अपने सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। सच में आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको फटाफट से, आप उसके बाद में इस वीडियो को देखोगे ना, एक क्लिक हो जाएगा आपके माइंड के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है अपना राइट ऑफ अनदर पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। मतलब कोई और दूसरा व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनूं, तो व्यक्ति क्या करे। तो देखो, पर्सन को नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को 14 डेज़ बिफोर AGM, प्लस उसको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। लेकिन ये 1 लाख रुपए का डिपॉजिट उसे नहीं करना पड़ेगा अगर वो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको नॉमिनेट करा है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के अंदर, और अगर उस कंपनी के अंदर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी नहीं है तो उसको अपॉइंट करा है या बोला गया है BOD के द्वारा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो उसको 1 लाख रुपये डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, और प्लस उसे 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट देना पड़ेगा, और ये 1 लाख रुपीज़ फॉरफीट कर लिए जाएंगे अगर आपकी 25% से लेस वोटिंग आई। लेकिन अगर वो रिफंडेबल हो जाएगा अगर 25% से ज़्यादा वोटिंग आई। ओके, उसके बाद में अपन बढ़ते हैं सेक्शन 161 के ऊपर। ओके, 161 के ऊपर। तो इसके अंदर बोल रहा है कि BOD कब कब अपने को अपॉइंट कर सकता है, BOD कब कब डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। क्योंकि देखो, मेनली कौन अपॉइंट करता है BOD को, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है BOD ही दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेता है। कब होता है सर, 4 केसेस में होता है, 161 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 1 मतलब एडिशनल डायरेक्टर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है 14 डायरेक्टर, और वो चाहते हैं कि एक और डायरेक्टर हो, हमारा काम बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है, हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो अपॉइंट कर देंगे एडिशनल डायरेक्टर को, और ये रहेगा नेक्स्ट AGM तक, या फिर लास्ट डेट जब तक कि AGM हो जानी चाहिए थी। एडिशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर नहीं बनेगा जिसे कंपनी ने मना कर दिया था कि हम इसे नहीं बनाएंगे, एडिशनल कोई सा भी डायरेक्टर, ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो बाहर जाता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है मोर देन 3 मंथ्स के लिए, तो उसकी जगह पर अपन अपॉइंट कर सकते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। ओके, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अगर वो कब तक रहेगा, जब तक कि वो ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न नहीं हो जाता। देन नॉमिनी डायरेक्टर मतलब कोई भी बैंक या एग्रीमेंट के थ्रू अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कोई दूसरा डायरेक्टर आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, और ये भी अपॉइंट होता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय सीइंग द अग्रीमेंट। ओके, उसके बाद में है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। अगर कोई भी डायरेक्टर अचानक से उसकी कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, कुछ भी अचानक से ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण से वो डायरेक्टर पोस्ट से वेकेट हो जाता है, जैसे कि उसका रेजिग्नेशन हो गया, उसका मर्डर हो गया, या उसकी डेथ हो गई, ठीक है, ऐसे केस के अंदर BOD ही उसको अपॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद में वो रेक्टिफाइड हो जाता है दूसरी GM के अंदर। ओके,
उसके बाद में सेक्शन 162, तो ये है वोटेड इंडिविजुअली। अब जो डायरेक्टर है वो वोटेड होगा इंडिविजुअली। ये बात आती है रोटेशनल रिटायरमेंट पे। 3 जने रिटायर होने वाले हैं, तो उनको एक एक जने को पूछा जाएगा कि क्या आप इसे रिटायर करना चाहते हैं, क्या आप इसे रिटायर करना चाहते हैं, क्या आप इसे रिटायर करना चाहते हैं। एक एक जने से पूछा जाएगा, और अगर साथ साथ पूछा जा रहा है तो पहले ही एक कंसेंट ले लो जहाँ पर किसी ने भी मना नहीं किया हो, जहाँ पर किसी ने भी मना नहीं किया हो। आप मेरे वर्ड्स को अच्छी तरीके से सुनिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं चाहती हूँ आप यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद में एक बार दोबारा से इस लाइन को सुनिए कि जहाँ पर किसी ने भी मना नहीं किया हो। ओके, उसके बाद में सेक्शन 163 प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, अब डायरेक्टर्स को अपन अपॉइंट कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इसको अपन को मेंशन करना होगा अपने एओए के अंदर। और अगर अपन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं एज प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, तो आपको कम से कम 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब ये जो 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से अपॉइंट होंगे? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 मेथड्स हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग या फिर अदरवाइज। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग या अदरवाइज। और ये होगा अपॉइंटमेंट 3 ईयर्स के लिए और नॉट लाइबल फॉर रिटायर बाय रोटेशन। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो वो होगी अंडर सेक्शन 161 सब सेक्शन 4, मतलब कि कौन अपॉइंट कर देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे। ओके, और इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। देखो मैं जितना जितना पढ़ा रही हूँ ना उतना पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा डीप एनालिसिस ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इसके अंदर तो कम से कम कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं अपन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। अब डिस्क्वालिफिकेशन खुद की गलती से हो सकता है, दूसरों की गलती से हो सकता है। दूसरी मतलब कंपनी की गलती से हो सकता है, खुद की गलती से सबसेक्शन 1, कंपनी की गलती से सबसेक्शन 2। नाउ खुद की गलती पे आते हैं। अपन पागल हो गए, अनसाउंड माइंड। मैं मान रही हूँ कि अपन है डायरेक्टर और अपनी गलती है, ठीक है। अपन पागल हो गए, अपन अनसाउंड माइंड हो गए, अपन हो गए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अपन ने खुद ने जाके बोला कि भाई मैं हो गया हूँ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, मतलब कि किसी दूसरे ने एप्लीकेशन डाली और वो है पेंडिंग। आपको कैच हो जाएगा अगर आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है दूसरे ने अपने ने, तो मैं चाहती हूँ कि आप फुल वीडियो को ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये है सुपरफास्ट रिवीजन। ओके, अगर है आपका कोई भी इम्प्रिजमेंट हो रहे हो आप लेस देन 6 मंथ्स तो नो डिस्क्वालिफिकेशन, मोर देन 6 मंथ्स अप टू 7 ईयर्स तो 5 ईयर्स का आपको डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। मोर देन 7 ईयर्स तो आप परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। उसके बाद में आपको ट्रिब्यूनल ने बोला गया है कि आप हो गए हो डिस्क्वालिफाइड। उसके अंदर आपने कॉल्स को पे नहीं करा है 6 मंथ्स के अंदर, जो कि शेयर्स आपको हेल्ड किए थे, जो कि लास्ट डेट बोली गई थी उसके 6 महीने के बाद में भी आपने कॉल्स को पे नहीं करा है किसी भी कंपनी के शेयर्स पे। ओके, अब आपने कर दिया है गड़बड़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 आप रेफर कर सकते हैं। आपने डिन को अलॉट नहीं किया है, आपको डिन अलॉट नहीं हुआ है, फिर भी आप बन के बैठे हुए हो डायरेक्टर, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं 152 सबसेक्शन 3 को। उसके बाद में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से ज़्यादा आपने डायरेक्टरशिप ले सकती है, या आप रेफ़र कर सकते हो 165 सेक्शन 10, 20, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, नहीं तो आने वाला है वो सेक्शन अभी। उसके बाद में सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2, मतलब अपनी गलती हो गई। अब कंपनी की गलती है जिसकी वजह से अपना डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, कंपनी ने गलती करी है जिसकी वजह से अपना डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है। ओके, कंपनी ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न को फुलफिल नहीं किया। अब देखो ये हो सकता है एक साल हो सकता है फाइनेंशियल ईयर, दूसरे साल हो सकता है एनुअल रिटर्न, तीसरे साल फिर से फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, तो भी माना जाएगा कि 3 साल तक लगातार आपने नहीं बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर या फिर एनुअल रिटर्न, और फिर आपका हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन अप टू फॉर 5 ईयर्स तक के लिए। ओके, उसके बाद में कंपनी ने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया है। क्या करने में, DDD करने में। क्या DDD मतलब कि डिपॉजिट का पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, डिबेंचर का रिडम्पशन या और उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए। इन दोनों के लिए इंटरेस्ट है और इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। 1 ईयर तक आपने इसका पेमेंट नहीं किया, आपने अप्रूव कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा 5 ईयर्स तक के लिए। ओके, अब आते हैं 165 सेक्शन के अंदर। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन आपकी ही गलती की वजह से। क्या है ये, तो आपके पास में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होनी चाहिए 10 मैक्सिमम
10 पब्लिक कंपनीज़ की हो सकती है, मैक्सिमम 20 ऑल कंपनीज़ की हो सकती है। अब देखिए डोरमेंट कंपनी अगर कहीं आ रहा है तो 10 के अंदर काउंट हो जाएगा, लेकिन 20 के अंदर काउंट नहीं होगा। 10 के अंदर काउंट हो जाएगा, 20 के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो कहीं भी काउंट और दोनों जगह काउंट हो जाएगी। ओके, दोनों जगह काउंट हो जाएगी, प्लस अल्टरनेट भी दोनों जगह काउंट होती है। तो ये सेक्शन 8 कंपनी और अल्टरनेट हमेशा काउंट होती है। डोरमेंट कंपनी 20 की लिमिट में काउंट नहीं होती, 10 की लिमिट के अंदर काउंट होती है। 10 20 10 20 10 20। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पेज। ओके, सेक्शन 166 ड्यूटीज़ ऑफ द डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है कि आप AOA के अकॉर्डिंगली वर्क करो, गुड फेथ में वर्क करो, ड्यू डिलिजेंस और रीजनेबल केयर करके वर्क करो, अवॉइड कर दो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए आपके इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर, आपको अनड्यू गेन नहीं लेना है कंपनी से, आपको अपने ऑफिस को रिज़ाइन नहीं करना है, असाइन नहीं करना है किसी और को, और अगर आपने ये ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करी तो आपको होना पड़ेगा पनिशमेंट अप टू 1 to 5 lakhs। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं वेकेशन की। वेकेशन हो गया है आपका। वेकेशन क्यों हो गया है आपका? क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी थी, खुद की गड़बड़, दूसरे की गड़बड़। लेकिन अगर दूसरे की गड़बड़ है तो आप बाकी सारी कंपनीज़ के अंदर डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, लेकिन जहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट करा है उसके अंदर आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं होंगे, लेकिन आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं BOD की मीटिंग। अगर आपने BOD की मीटिंग अटेंड नहीं करी है 12 मंथ्स तक कंटिन्यूसली तो आपका हो जाएगा वेकेशन। आपने अपना इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोज नहीं किया है, आपने अपना इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो बताया ही नहीं है। ओके, उसके बाद में ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल के अंदर, मॉरल टर्प्यूट था और आपको 6 मंथ से ज़्यादा की सज़ा हो गई तो आपका हो जाएगा वेकेशन। रिमूवल हो गया है यहाँ पर वर्चू, मतलब कि आप उस कंपनी के अंदर थे क्योंकि आप कहीं और नौकरी करते थे। ठीक है, आप किसी बैंक में जॉब करते थे जिसके कारण एक नॉमिनी डायरेक्टर आप अपॉइंटेड थे, लेकिन अब उस बैंक के अंदर ही आपकी जॉब चली गई है तो ये नॉमिनी डायरेक्टर के थ्रू भी आप वेकेट हो जाओगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। उसके बाद में आते हैं अपन सेक्शन 168 के अंदर। सो 168 क्या बोलता है? रेजिग्नेशन। डायरेक्टर जो है एक नोटिस देगा कंपनी को, कंपनी जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको AGM के अंदर, और कंपनी को ROC को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमारे एक डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया है DIR 12 के अंदर 30 डेज़ के अंदर। प्लस अगर कंपनी डायरेक्टर की डिस्क्रिशन है, कंपनी की शुड है, कंपनी को करना ही पड़ेगा, डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहे तो DIR 11 के अंदर 30 डेज़ के अंदर ROC को इंटीमेट कर सकता है कि मैंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। ओके, 169 पे बोलते हैं कि रिमूवल, कंपनी चाहे तो OR पास करके और अपॉर्चुनिटी टू हियर देके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर वो नहीं भेजते हैं कंपनी, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी है कंपनी ने सारे के सारे लोगों को, क्या हो जाएगा कि अगर है ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने नहीं भेजी है तो फिर आपको उसको रीड करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर। ओके, रीड करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर। प्लस ये स्पेशल नोटिस के थ्रू भी हो सकता है, जहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी को बताते हैं कि आपको रिमूव करना है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, डायरेक्टर के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी। स्पेशल नोटिस देकर शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं कि भाई इसे रिमूव करो, और उसे रिमूव कर सकते हैं वो OR पास करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये तीनों का बंच 170, 171 एंड 172। 170 के अंदर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ KMP एंड डायरेक्टर्स, और बताना पड़ेगा उनकी शेयर होल्डिंग। और जो आपने रजिस्टर मेंटेन करा है 161 के अंदर मेंबर्स को पावर है कि वो उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं उस रजिस्टर को। ओके, और अगर आपने कंट्रावेंशन किया है चैप्टर 11 जो भी इन्हें अब तक पढ़ाया 149 to 171 तक, अगर आपने यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन किया है किसी भी सेक्शन का किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर लक्ष्मेंट ऑफ 50,000 to 5 लाख रुपीज़। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा ये सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।